नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम आपसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही पत्रकारिता के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज एक बार फिर हम बातचीत करेंगे महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है 2024 की लड़ाई में। और 2024 की लड़ाई जो अभी से शुरू हो चुकी है और बहुत ही तीक्ष्ण लड़ाई होने वाली है, 2014-2019 की तरीके से नहीं। वैसे में महाराष्ट्र की 48 सीटें ये तय करेंगी कि दरअसल दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। क्या नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में उम्मीद की जा रही है कि 2024 में भी अपनी सरकार बना सकते हैं, वापस लौटेंगे, या फिर विपक्षी एकता जिस तरीके से बढ़ रही है वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को रोकने में कामयाब होगी। इसलिए हम उसके बारे में चर्चा करेंगे बड़ी गंभीरता के साथ। और हमारे साथ होंगे सीएसडीएस के संजय कुमार जी, जो देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि हमारे पास जो जानकारियां मिल रही हैं वो अब एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार के बीच की लड़ाई बहुत तीखी होती जा रही है। वो कहते हैं ना, राजनीति के अंदर कोई किसी का सगा नहीं होता। ऐसे में भतीजे ने चाचा की पीठ पर जो छुरा घोंपा है, या जिसको बेट्रेयल कहा जा सकता है, उसके क्या नतीजे होंगे। और चालाकी अब दोनों तरफ से हो रही है। आज भी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि दरअसल अजीत पवार के पास कितने विधायक अपने हैं। कल जब मीटिंग की थी तो उसमें 29 विधायकों की संख्या बताई गई थी और कुछ के बारे में कहा गया था कि वो ट्रैफिक में फंस गए थे या फिर विदेश यात्रा पर थे, इसलिए इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। उधर शरद पवार की तरफ से यह इशारा हुआ कि उनके तरफ 1 दर्जन से ज्यादा विधायक हैं। संख्या उनके पास कितनी है इसका भी स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। लिहाजा दोनों तरफ से कोशिश ये है कि अजीत पवार के कैंप को 2/3 जो है वो विधायक न पहुंच पाए, ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ को किसी तरीके से प्रीएम्प्ट किया जा सके। इधर पार्टी पर कब्जा करने के लिए अजीत पवार गुट ने एक चिट्ठी लिखी थी, ऐसा दावा किया गया है इलेक्शन कमीशन को, जिसमें यह कहा गया है कि कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी और उसमें शरद पवार को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। शरद पवार ने दिल्ली के अंदर आज मीटिंग करके इस पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग का यह कर्तव्य था कि वो उन्हें बताते, क्योंकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट है, कि उनको ऐसी कोई चिट्ठी मिली है। अब सारा मामला कानूनी दांवपेच में फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो शिवसेना के मसले पर फैसला किया था उसमें चीफ विप, स्पीकर और राज्य के गवर्नर, इन तीनों की भूमिका को स्पष्ट किया था। उनका कहना यह था कि जो मूल पार्टी है वो मूल पार्टी ही चीफ विप को तय करती है। तो आपको याद होगा कि शरद पवार ने जब उनकी पार्टी में डिफेक्शन हुआ, उन्होंने फौरन चीफ विप बदला और बदलने के बाद जितेंद्र आह्वान को न केवल चीफ विप बताया बल्कि लेजिस्लेचर पार्टी का नेता भी बता दिया। अगर उस फैसले के हिसाब से जाएंगे तो विधानसभा के चुनाव, जब विधानसभा की जब बैठक होगी तो उसमें जितेंद्र आह्वान जो विप इशू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के नजर में, उसको डिफाई करने पर अजीत पवार कैंप की सारी सदस्यता जो रद्द हो सकती है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर अजीत पवार के दल को मान्यता दे दी, चिन्ह दे दिया, तो फिर चीफ विप जो है वो किसका माना जाएगा और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या होगी, ये अपने आप में सवाल बनेगा। क्योंकि अजीत पवार कह रहा है कि वही असली एनसीपी है। अगर वो असली एनसीपी है तो फिर जाहिर सी बात है उनके साथ जो है वो तमाम कानूनी जो पहलू उनके पक्ष में रहेंगे। लेकिन शरद पवार ने दिल्ली में जो बैठक की, कार्यकारिणी की, उसमें देश के 27 राज्यों के एनसीपी के पदाधिकारी मौजूद थे। यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश की असली पार्टी वो है, उनके साथ सारी राज्यों की यूनिट्स हैं और अजीत पवार के पास सिर्फ विधायक दल के लोग हैं। यानी मामला उलझा हुआ है। तो इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है। जैसा हमने आपको बताया, सीएसडीएस के संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, जो देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश कुमार सिन्हा जी हैं, जो इलेक्शन कमीशन के मद्देनजर कानूनी पहलू क्या उस पर टिप्पणी डालेंगे। और वाहिद अली खान साहब हैं, जो से शासवान टीवी के एडिटर इन चीफ और सीईओ है, महाराष्ट्र बेस्ड है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वाहिद भाई, ये अब क्या हो रहा है? क्या चचा भतीजे की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है? और क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर कार्यकारिणी की बैठक की, उससे शरद पवार क्या साबित करना चाहते हैं? ये बैठक तो मुंबई में भी कर सकते थे।
देखिए, दिल्ली में जाना और दिल्ली में ये बैठक करना साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं का, अपना पार्टी के लीडर्स का मनोबल बढ़ाना था कि हम दिल्ली में अभी भी विराजमान हैं, दिल्ली में अभी भी हमारी साख है। और जिस तरह के लीडर्स उनसे मिलने के लिए आए, देखा गया कि राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए पहुंचे, तो उस तरह के लीडर्स में वो मैसेज जाना और जितेंद्र आव्हाड उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, जिनके बारे में आप अभी कह रहे थे कि चीफ व्हिप है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए दिखाई दिए। लेकिन मैं एक आपको अपडेट देना चाहूंगा सुतोष जी, आज दिन भर में क्या हुआ। देखिए, चेतन तुपे जो पुणे सिटी से एमएलए हैं, वो आज अजीत दादा पवार के साथ दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ शशिकांत काले जो एमएलसी हैं सतारा से, वो अजीत दादा पवार के खेमे में नजर आए। तीसरी चीज, जो आशुतोष है वो यूएस में है इस वक्त। वो अपने, आशुतोष काले की मैं बात कर रहा हूं, वो यूएस में है और वो एफिडेविट के जरिए अपना समर्थन अजीत दादा पवार के पास दे रहे हैं और दे चुके हैं, ऐसी जानकारी मेरे पास आ रही है। यानी कि 40 की जो हम बात कर रहे थे, उसमें से 32 तो टोटल कंफर्म हो गए हैं कि अब इनके पास जो 32 नंबर्स हैं वो आ गए हैं। अब रही बात इनकी वहां पर पहुंचने की, तो पहुंचकर ये जो बचे कुछ लोग हैं वो उनको अपने पास लेना चाहते हैं। अब जबकि सत्र शुरू होने वाला है, ज्यादा समय नहीं है सत्र शुरू होने में, अब देखा ये जाएगा कि आखिरकार क्या होना है, क्या होता है। चीफ व्हिप को ये महत्व मिलता है या फिर इलेक्शन कमीशन इसमें कोई दखलंदाजी करके किसी न किसी तरीके से टेक्निकल प्रॉब्लम ला सकता है। तो अब रुक कर देख, वेट एंड वॉच की परिस्थिति है हमारे पास। भाई दली, क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में अजीत पवार का पलड़ा भारी लग रहा है, शरद पवार कमजोर विकेट पर है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी की बात महाराष्ट्र में करें तो वाकई अजीत दादा पवार का इस वक्त पल्ला भारी दिखाई दे रहा है आशुतोष जी, क्योंकि समर्थन उनके पास है। 32 विधायक बस में उनके साथ घूम रहे हैं और बस के अलावा उनके साथ गाड़ियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार जो शरद पवार जी है, जिनको चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, बड़े सीनियर लीडर है, वो आखिरकार किस तरह की बॉलिंग करते हैं और क्या गुगली फेंकने में वो आखिरी क्षणों में कामयाब होंगे या लास्ट बॉल पर भी छक्का मारा जाएगा। तो अभी ये कहा जा सकता है कि फिलहाल महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार का पलड़ा भारी है और एनसीपी के तमाम तो नहीं, ज्यादातर विधायक अजीत दादा पवार के साथ है। क्या 36 का आंकड़ा वो पूरा कर लेंगे, क्योंकि 2/3 बहुमत तो चाहिए होगा उनको? देखिए, 32 तो आ चुके हैं, 3-4 उनका कहना है, उनके लोगों का कहना है कि आ जाएंगे। अभी सत्र शुरू होने में 2-4 दिन है, आ जाएंगे, लेकिन आते हैं नहीं, ये बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि ये 32 में भी हो सकता है कि वापस चले जाएं पवार साहब के पास कुछ लोग। ये पूरी विडंबना वाली बात है। पवार साहब का जो तेवर है, जो आज देखने को मिला, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं, उनको कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि पार्टी का प्रेसिडेंट मैं हूं। उस शख्स को जिसने पार्टी को बनाया, उस शख्स को जिसने पार्टी के इन लोगों को बनाया, इसमें तमाम लोग जितने भी हैं वो शरद पवार के द्वारा बनाए गए लोग हैं। अब उनके सामने इनको ये कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि नहीं, मैं हूं असली प्रेसिडेंट। तो ये काफी शर्मसार वाली बात है। और आपने सुना कि अजीत दादा पवार ने अपने जो बयान में कहा कल के दिन कि शरद पवार जी को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, उनकी उम्र हो गई है, मैं 5 बार डिप्टी सीएम रह चुका हूं, मुझे सीएम बनना चाहिए। तो ये भी चीज जो है वो नेगेटिव गई है अजीत दादा पवार के लिए और काफी हद तक समर्थन मिला है इसका शरद पवार जी को। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।